शुरुआत अहम खबर के साथ। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले एक के बाद दीगरे दो धमाकों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 95 तक जा पहुंची है। जख्मियों की तादाद तकरीबन 150 हो गई है। अफगान हुक्काम का कहना है कि धमाकों में हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। काबुल एयरपोर्ट धमाकों की जिम्मेदारी कालजम तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दाइश खुरासा पर हमले का हुक्म दिया है। टीवी कैमरे पर तालिबान बदलने और बदलाव की बातें लगातार कर रहा है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद तालिबान का चेहरा बेनकाब हो गया है कि किस तरीके से तालिबान के कौलो फेल में तजाद है। दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर 4 दिन से एहतजाज कर रहे अफगानिस्तान के लोगों के अंदर बेचैनी देखी जा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदार जख्मी हुए हैं, कई ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार लापता हैं। इन लोगों का कहना है कि तालिबान उनके लोगों को मार रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरीके से टीवी कैमरे पर तालिबान ने कहा था कि वो अब बदल चुका है, लेकिन उसकी एक दूसरी तस्वीर जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ और लगातार भारत में रहने वाले जो अफगानिस्तानी लोग हैं वो यूएनएचसीआर के बाहर अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके लोग उस काबुल एयरपोर्ट के धमाके में घायल हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अजीजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, साइदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। साइदा, ये बताइए कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ और तालिबान ने कहा था कि वो बदल चुका है। जी। और कल जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, आपके भी परिवार के लोग शामिल थे? जी, मेरी सिस्टर है, मेरी आमना सिस्टर अभी भी फ़िलहाल हॉस्पिटल में, इंजेक्शन वगैरह चालू है। बस आप प्रे करें। अभी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इंटरव्यू में एक बात कर रहे हैं, लाइव कुछ और बता रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमें खुद समझ में नहीं है। अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं। एक ही तो लोग हैं हम, एक ही तो हमारे सारे अवाम हैं, वो अपने ही लोगों को मारा जा रहा है। कुछ हमें खौफ व हिरास में है, सब बच्चे बड़े बुजुर्ग वगैरह सब हम लोग बहुत परेशान हैं। साइदा, आपने कहा कि 5 साल से इनका केस बंद है। अजीजा, ये बताइए कि कल जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, क्या आपके भी परिवार के लोग शामिल थे? हमारे भी कजन थे, पर उसका पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। वही हम बहुत परेशान हैं। अफगानिस्तान में जो धमाका हुआ, बस अल्लाह जाने क्या होगा। यहाँ पे हमारा ये हाल है, 5 दिन से इधर आके बैठे हुए, 5-4 साल से केस बंद है। बस इंसियार से अपील है कि हमारा केस खुलवा दे। बच्चों की सरनविश पता नहीं है, तो हम यहाँ पे बहुत परेशानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी क्या है, बच्चे 19 साल का बेटा है मेरा, वो ना जॉब है, उसको ना पढ़ाई है। 16 साल की बेटी, उसकी पढ़ाई नहीं है। बाकी जो छोटे बच्चे उनकी भी पढ़ाई नहीं है। तो हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत है। अब तो जिंदगी से बेजार हो चुके हैं हम कि यहाँ पे क्या करें। अफगानिस्तान में भी वो हाल है। इंसियार वाले हमसे प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ क्या हम दे दें उनको? अच्छा साइदा, बस एक क्वेश्चन है मेरा लास्ट आपसे कि परिवार के लोग वहाँ पर इंजर्ड हुए, आप यहाँ पर हैं, मोदी सरकार से अब उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मोदी सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। यूएनएचसीआर से बोले हमारे लिए कोई एक्शन ले। पिछले 5 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, हम थक चुके हैं यहाँ बैठे बैठे। बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, दूध पीते वाले बच्चे हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, इन यूएनएचसीआर वालों को कुछ बोलें, हमारे लिए कोई एक्शन ले। हमारे 10-10 साल, 8-8 साल, 15-15 साल यहाँ ज़ाया हो रहा है। क्यों? किस वजह से? हम किस तरह कमा रहे हैं? 2 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे सबके हैं, यही हालात चल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे साथ जुल्म है। प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दें। ऐसा ना, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आप पे आएंगे फिर हम लोग आपका साथ देंगे। अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए आप लोगों पे, जैसा भी हमारी कंडीशन है। तो प्लीज़ मोदी से मेरी यही गुजारिश, हम सब की गुजारिश है, हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ पर साइदा और अजीजा, जिस तरीके से उनके परिवार के लोग बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुए हैं, उनका कहना है कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही गुजारिश है कि जिस तरीके की परेशानियों से इस वक्त अफगानिस्तानी गुजर रहे हैं, उनकी मदद करें। लगातार वो यही गुहार लगा रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि अफगानिस्तान में लोग सुरक्षित नहीं हैं, खून की नदियां वहां पे बह रही हैं और तालिबानी कभी नहीं बदल सकते। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जहां अफगानी तालिबान के खौफ के साए में हैं, वहीं हिंदुस्तान में रहने वाले अफगानी बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। दिल्ली में यूएनएचआरसी के बाहर गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार हिंदुस्तान में रहने वाले अफगानी एहतजाज पर हैं। मर्द और ख़वातीन तो एहतजाज कर ही रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी अपने मुस्तकबिल को लेकर यहाँ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। यहाँ मौजूद इन बच्चों ने कहा कि अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए वो यहाँ पर 3 दिन से बैठे हैं और इन बच्चों से बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को तालिबानियों का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी परेशान हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में रहने वाले जो दिल्ली के अफगानिस्तानी लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो परेशान हैं और अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए वो पिछले 3 दिन से यूएनएचसीआर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर और महिलाओं के साथ आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें शायद इस प्रोटेस्ट का भी नहीं पता कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं। हमारे साथ एक बच्ची है जिसका नाम है फातिमा, उससे हम बात करेंगे। आप कहाँ रहते हो इंडिया में? बोगल में रहती हूँ। कितना साल से रहते हो? 2 साल हुए हैं हमको यहाँ पर रहने का। हमको यहाँ पर आए क्योंकि यूएनएचसीआर को बोले क्योंकि हम डेंजर में है। अफगानिस्तान तो आपको पता ही है। हम यहाँ पर आए कि हमको 3rd कंट्री में चले जाए और हमारा हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। कुछ लोग खाने को नहीं मिलते हैं, पीने को नहीं मिलते। 3 दिन से हम यहाँ पर आए हैं। शाम भी यहाँ पर है, रोज़ भी यहाँ पर है। तो हमको तो आप पढ़ने जाती हो? आपने कहा इतने टाइम से आप यहाँ पर रहती हो, तो पढ़ने जाती हो आप? हाँ, मैं पढ़ने जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ। यहाँ पर फातिमा कह रही है कि हमारी हेल्प करें, वो डेंजर में हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं वो परेशानी में हैं। छोटी सी बच्ची भी समझ रही है कि किस तरीके की परेशानियां हैं और आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। और आप एक और बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम है काउसर। काउसर, आप यहाँ कब से रहती है? कहाँ रहती है आप? हम मारवे नगर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? यस। क्यों आए हो? हम फ्यूचर के लिए आए हैं। आप कहाँ कितने साल से रहते हो? हम इधर 4 साल है। अच्छा, तो क्यों आए आप लोग यहाँ पे? इधर आए हैं क्योंकि यहाँ पढ़ने आए हैं और हमें कार्ड देने और वो हमारा आइंदा के लिए। अच्छा, तो पेरेंट्स भी आए हैं आपके? हाँ जी। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो फातिमा हो चाहे वो कौसर हो, सबको अपने भविष्य की चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है। उनका कहना है कि उनका जो देश है वो मुश्किल में है, उनके देश में रहने वाले उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मुश्किल में हैं और पिछले 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आप फैमिलीज यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो बहुत साल से, कोई 4 साल से 5 साल से इंडिया में रहता है, लेकिन उनके पास अभी तक रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। रिफ्यूजी कार्ड ना होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों की समस्या आ रही है, यहाँ तक कि वो लोग सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों के एडमिशंस नहीं करा सकते। और अब वो लगातार जिस तरीके से यूएनएचसीआर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो उनकी परेशानियां हैं उनका समाधान यहाँ पर निकाला जाए। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उन्हें दूसरे देश का वीजा दिया जाए ताकि वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, ऋषिकेश देहरादून को जोड़ने वाला पुल सैलाब की नजर हो गया। रानी पोखरी पुल नदी में तेज बहाव के चलते पूरी तरह से टूट गया। पुल टूटने से रास्ता बंद हो गया है। ये पुल एयरपोर्ट के करीब है, जिससे एयरपोर्ट जाने वाले अफराद बेहद परेशान हैं। इस हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला है। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के मुशीर मालविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी जान का भी खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। हालांकि अमरिंदर सिंह की टीम की जानिब से कहा जा रहा है कि माली गलत हाथों की कठपुतली हैं। कांग्रेस लीडर राजकुमार वीरका ने कहा कि माली का इस्तीफा देना पार्टी के लिए ही बेहतर है। वाज़ेह है कि माली ने कुछ दिन पहले एक मुतनाज़ बयान दे डाला था जिस पर काफी हंगामा आराई हुई थी।
वहीं बीजेपी की जानिब से संबित पात्रा ने कहा कि माली के साथ साथ सिद्धू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और राहुल गांधी को इस पूरे मसले पर जवाब देना चाहिए। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के लीडरान मुल्क के खिलाफ बयानबाजी में मुलविस रहते हैं और सब एक ही कश्ती के सवार हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पंजाब यूनिट में कलह हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं और कलह के पीछे जो मुख्य वजह है वो यह है कि उनके एक जो एडवाइजर हैं, सिद्धू जी के एडवाइजर, उनमें से एक कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और भारत जो है वो इलीगल ऑक्यूपेंट है। और दूसरा एडवाइजर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। अभी चंद मिनटों पहले हमने देखा कि माली साहब ने, जो एडवाइजर हैं जिन्होंने कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। यह बात तो स्पष्ट है कि बहुत द्वंद्व के पश्चात, बहुत प्रेशर के पश्चात आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी इस विषय को उठाया था, उन्होंने भी ट्वीट किया था। जब बहुत प्रेशर पड़ा तब जाके कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर आज रिजाइन कर रहे हैं। किंतु एक बात याद रखना चाहिए, आखिरकार अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू जी ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है और जहां तक इस पूरे मामले को देखा जाए, एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं है। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था, मेरा कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, कैप्टन मेरा राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के जो एंटी इंडिया थॉट है, भारत के विरुद्ध की जो सोच है, वह सोच इनका मूल सोच है। और यही कारण रहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कश्मीर विषय को लेकर जिस प्रकार के विचार कांग्रेस पार्टी, उनके एडवाइजर्स और उनके अध्यक्षों का देखने को मिलता है, यह अपने आप में चिंताजनक है, निंदनीय है। आज हम यह भी डिमांड करते हैं, केवल एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। उधर पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू और वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जारी रस्साकशी मंजर-ए-आम पर आ ही गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को डमी सीएम यानी अलामती वज़ीर आला तक कह डाला है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी पंजाब कांग्रेस के कई अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी से सीएम की शिकायत की थी और रियासत में सीएम बदलने का मुतालबा किया था। नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति आस ते विश्वास की राजनीति। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ होप एंड फेथ। ये सहम और पै दे के लोगों को डरा के शुरुआत छड़ के जो आखिरी 3 महीने आते हैं, हाय वो हाय पता नहीं की होने लगे, इधर फलाना चीज नहीं मिलती, इधर आ मिल गया, ओ ऐ हो जू, ओ ऐ हो जू। ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। पंजाब पंजाबियत दे विच बने और मैं तुहानू कहना, ये व्यापारी भरा की चाहते हैं, ये अमन चाहते हैं, ये व्यापार चाहते हैं, ये इज्जत की रोटी चाहते हैं। ये याद रखना कि ये लोग कहते ना कूड़े सिट देना कि जी जिन्नियां मीटिंगां करते हैं सिद्धू साहब ये कूड़े चले जाते। लो मैं तुहानू अज वचन देना कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नूं निभा सकिया ते ये मैमोरेंडम नहीं है, ये पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल। के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को अलामती वज़ीर आला कहे जाने पर पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने अपना रद्द-ए-अमल कुछ यूं जाहिर किया। अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है
पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 44,658 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 496 अमवात दर्ज की गई, जबकि इसी अरसे में 32,988 अफराद सेहतियाब हुए। मुल्क में कोरोना के 3,44,899 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी लगातार जारी है। अब तक 61 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासतगीर सतह पर चलाए गए 2 रोजा कोरोना टीकाकारी महाअभियान के रिकॉर्ड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासत उरूज पर है। हुकूमत के जरिए 2 रोजा महाअभियान में 40 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का दावा किया गया। एमपी वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि 2 रोजा टीकाकारी महाअभियान में 40 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर हुकूमत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। टीकाकारी महाअभियान के पहले रोज 24 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में टीका लगाने का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को मजाकखेज करार दिया। आपके सामने मैं इस बात को सामने लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कल एक और रिकॉर्ड बनाया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि मध्य प्रदेश में 38 लाख लोगों को कल तक सेकेंड डोज लगाया जाना था। उनकी 84 दिन पूरे हो चुके थे, 38 लाख लोगों को। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने टीके कितने लगाए सेकेंड डोज के? 60,67,212, यानी 31 लाख लोग टीके की सेकेंड डोज बूस्टर डोज की अवधि से बाहर हो गए हैं, जिनकी जो है प्रथम टीके का जो है निष्क्रिय हो जाएगा और फिर से उन्हें टीका पुनः 2 टीके लगाने की जरूरत पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार इस बात की बड़ी वाहवाही करती है और तमाशा और ढोल बजाकर बातें करती है कि हमने जो है इतने करोड़ टीके लगा दिए, लेकिन ये नहीं बता रही है कि 38 लाख लोगों को हमने जो है समय पर भी टीका नहीं लगाया। लोगों को वैक्सीन लगाया। 24,20,374 हितग्राहियों को एक दिन में वैक्सीन लगाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा रिकॉर्ड है। मैं इस अवसर पर माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय पर हमें वैक्सीन उपलब्ध कराई। जैसा मैंने बताया कि हमारा टारगेट 21,30,000 वैक्सीन लगाने का था और हमने 24,20,374 हितग्राहियों को वैक्सीन लगाया है। ये लगभग हमारे टारगेट का 114% है, जिसको हमने अचीव किया है। राजस्थान का थार डेजर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला डेजर्ट है। पानी की शदीद किल्लत और माहौल की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद ये रेगिस्तान अजीम तहजीब का गहवारा है और पानी इसका अटूट हिस्सा रहा है। इस रेगिस्तान को पानी की हिफाजत की सबसे अनोखी मिसाल के तौर पर माना जाता है और यही हमें पानी के साथ हमारे रिश्तों के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। मिशन पानी की खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। I am Neeraj and I run this business called Heritage Water Walks. I conduct water-based cultural tours at Nahargarh Fort, Amer Palace and Ramgarh Dam. It is basically the whole tour that I have designed is about showcasing the culture of water in Rajasthan, or rather you can say that the culture or the traditions of Rajasthan have been deeply influenced by water or lack thereof it. There are 25 deserts in the world, but this is the only desert, Thar, which is living desert. People have been living inside the desert for thousands of years. And how did they do it? We shift colonies, places and sell our houses if the moment the water level security goes down. But these people have been living over here and I am part of it. Our food, our traditions, belief, art, culture, architecture, history, everything has water in it. I think over a period of time we have realized the value of heritage and increasingly we are becoming more conscious about it. People are identifying these heritage resources which are spread across the country. We have
millions of these pieces around our cities and towns and villages. The tank behind me is Rang De Basanti Baoli because Amir Khan shot his movie over here, and that's why it has become famous. The water is secured from the forest outside and it's stored in this tank. The purpose of this tank was to provide water for the army standing in the fort. Our ancestors made this place livable, a completely desert, vanished place, beautiful and culturally rich. So what I think coming from Rajasthan is that the scarcity is more in my mind than in the physical, and you can change that scarcity into abundance if you apply your hack to it. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। हाथरस सहाफी गिरफ्तारी मामले में यूपी पुलिस के जरिए जवाबित की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। सहाफी सिद्दीक कप्पन के साथ गिरफ्तार हुए 7 लोगों में शामिल अतीकुर रहमान की जानिब से केस लड़ने वाले वकील और अतीकुर रहमान के अहल खाना ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट की सतह पर भी उसूल जवाबित की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अतीकुर रहमान की अहलिया संजीदा मामू अशफान सादिक और वकील के साथ अपने शौहर अतीकुर रहमान की मेडिकल देखभाल की फरियाद कर रही हैं। अतीकुर रहमान की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर की हालत नाजुक है, वो जेल अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए मेडिकल इमरजेंसी समझते हुए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, चूंकि अतीकुर रहमान की जान भी जा सकती है। वहीं अतीकुर रहमान के वकील मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और यूएपीए लगाने में बरती गई खिलाफवर्जियों पर सवाल उठाया। अभी वो दिल के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जमानत उनके लिए मिलना इसलिए ज़रूरी है कि उनको हमारी सर्जरी होनी थी नवंबर में और 5 अक्टूबर को वो अरेस्ट कर लिए गए 2020 में। उसकी वजह से सर्जरी नहीं हो सकी और अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको ज़मानत मिले और एम्स ले जाया जाए ताकि हम सर्जरी करा सकें। अब 11 महीने से जेल में है, हम मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहे हैं ज़मानत कराने की, या उसे डिफ़ॉल्ट बेल मिले या पैरोल मिल जाए कि हम उसका इलाज करा सकें, सर्जरी करा सकें। ये समस्या हमारे सामने है। विदाउट सैंक्शन ऑर्डर है। यूएपीए के ऑफेंसेस के लिए जब चार्जशीट जाती है तो कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब सेक्शन 45 ऑफ यूएपीए की सैंक्शन मौजूद हो। इस केस में सैंक्शन लिए जाते वक्त 45 यूएपीए एक्ट की सैंक्शन नहीं थी। इवन 124A आईपीसी सेडिशन का जो ऑफेंस है उसके लिए 196 सीआरपीसी की जो सैंक्शन ज़रूरी है वो भी मूल रूप में मौजूद नहीं थी और वह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक को इस डेट के बाद रिसीव हुई जिसे उन्होंने 12 अप्रैल को कोर्ट में फाइल किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिना सैंक्शन ऑर्डर के कॉग्निजेंस लिया गया है, तो ये कस्टडी लीगल कस्टडी। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 के तहत।